सवाल खैर दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद। आज है 26 नवंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे लेबनान के प्राइम मिनिस्टर का बड़ा अलार्म, कहा बढ़ने वाला है इसराइल के साथ जंग का दायरा। सऊदी अरब में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने की चर्चा तेज। इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी से जुड़े तार, आखिर क्या है हकीकत। ईरान ने पकड़ा तुर्की से आए हथियारों का शिपमेंट। मोसाद वाली खबर सोशल मीडिया पर गर्म। गजा पर इसराइल की बड़ी चाल, येलो लाइन को आगे धकेल कर नए इलाके कब्जे में लेना शुरू। यूएन ने जारी किया रेड अलर्ट, कहा गजा का वजूद मिटने की कगार पर पहुंचा। गजा में बारिश की मार, बेघर फलस्तीनियों के टेंट पानी में डूबे। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में IRGC का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, सुसाइड वेस्ट बरामद। और ईरान में पेट्रोल हुआ महंगा, ज्यादा भरवाने वालों पर चला सीधा हथौड़ा, बवाल के आसार। जितनी थी हेडलाइंस उससे ज्यादा होंगी खबरें। शुरुआत करते हैं इस शो की। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने जंग का अलार्म बजा दिया है। लेबनान के वजीर आजम नवाफ सलाम ने सख्त अल्फाज में कहा है कि मुल्क इस वक्त इसराइल की एक तरफा वॉर ऑफ एट्रिशन झेल रहा है और हालात बताते हैं कि इसराइल किसी भी वक्त जंग का पैमाना बढ़ा सकता है। बैरूत में नवाफ सलाम बोले कि हम जंग के एक ऐसे मरहले में हैं जहां रफ्तार बढ़ती जा रही है और हम हर एहतियात बरत रहे हैं, हमें हर एहतियात बरतना होगा। और उन्होंने कहा कि लेबनान अब अरब दुनिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी को लामबंद करेगा ताकि इसराइली हमले रोके जा सकें और दुश्मन को पीछे धकेला जा सके। दोस्तों, ये बयान उस वक्त आया है जब इसी इतवार को इसराइल ने साउथ बेरूत पर एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर, हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री है उसके चीफ मिलिट्री कमांडर हैथम तबताबाई को निशाना बनाया, उन्हें मार डाला। इस हमले में कुल 5 लोग मारे गए और 28 लोग जख्मी हुए। नवाफ सलाम का मैसेज साफ है, लेबनान अब खामोश टारगेट नहीं बनेगा और इसराइल की थकाने वाली जंग को तगड़ा जवाब देने के लिए हर मोर्चे पर तैयारी करेगा। इसराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने लेबनान में जारी इसराइली हमलों पर फिक्र जताते हुए कहा कि हालिया स्ट्राइक्स इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की खिलाफ वर्जी की तरफ इशारा करती हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ने इन हमलों के मामले में एक प्रॉम्प्ट और ट्रांसपेरेंट यानी निष्पक्ष जांच की मांग की है। यूएन के स्पोक्सपर्सन थमीन अल खितान ने पिछले हफ्ते लेबनान के एन अल हिवा रिफ्यूजी कैंप पर हुए इसराइली हमले का जिक्र किया जिसमें 11 बच्चे मारे गए थे। यूएन के मुताबिक 27 नवंबर 2024 के सीज़फायर के बाद से इसराइल लेबनान में 300 से ज़्यादा लोगों को मार चुका है, जिनमें लगभग 127 आम शहरी शामिल हैं। यूएन ने कहा है कि हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और स्ट्राइक्स का पैटर्न सीरियस सवाल उठाता है। एक वोल्केनो यानी कि एक ज्वालामुखी के फटने के बाद सऊदी अरब में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने की खबरें भी तेजी से फैल रही हैं। इसी पर अब सऊदी अरब की तरफ से एक बयान आ गया है। सऊदी अरब के न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल रेगुलेटरी कमीशन यानी NRRC ने सोशल मीडिया पर फैल रही उन बातों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया के हाईली गुब्बी ज्वालामुखी की राख सऊदी अरब तक पहुंचकर रेडिएशन फैलाएगी। NRRC ने साफ कहा कि कुछ मीडिया और सोशल मीडिया पर यह अफवाह चल रही है कि इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख में रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो सेहत और माहौल पर असर डालेगा। उन्होंने कहा यह बात बिल्कुल गलत है। कमीशन ने बताया कि इस राख में जो नेचुरल रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी नॉर्म होता है, वही मटेरियल आम मिट्टी और हवा के साथ उड़ने वाली धूल में भी पाया जाता है और इसका एनवायरनमेंट पर, हमारे पर्यावरण पर या लोगों की सेहत पर कोई नुकसानदेह असर नहीं पड़ता। यानी ज्वालामुखी की राख से रेडिएशन वाला कोई खतरा नहीं है। जो लोग सऊदी अरब की हवा में जहर घुला होने की बात करके सोशल मीडिया पर व्यूज़ कमा रहे थे, वो बस इसी तरह की बकवास खबरें उड़ाने के लिए बदनाम हैं। ऐसे लोगों से आप बचकर रहिएगा। ईरान से जुड़ी खबरें चलाने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स, बल्कि जो मशहूर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन पर एक बड़ी स्टोरी घूम रही है। हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। पहले बता दें, दावा किया जा रहा है कि ईरान ने तुर्की से आ रहा भारी हथियारों का शिपमेंट पकड़ लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शिपमेंट में सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा एक्सप्लोजिव डिवाइसेस यानी विस्फोटक उपकरण भी थे।
दावा किया जा रहा है कि ये टारगेटेड लोगों के कत्ल के लिए तैयार की गई डिवाइसेस थी, यानी कुछ बड़े चेहरे ईरान में चुने गए थे जिन्हें इन डिवाइसेस से निशाना बनाना था, जिनका कत्ल करना था। सोशल मीडिया की इस खबर के दावे के मुताबिक ईरान के सिक्योरिटी सोर्सेज के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि पूरा ऑपरेशन मोसाद की प्लानिंग का हिस्सा था, यानी तुर्की की इंटेलिजेंस का नहीं। फिलहाल ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है और ना ही तुर्की की तरफ से रिएक्शन आया है। कहानी सोशल मीडिया पर गर्म है, लेकिन तस्दीक अभी बाकी है। हालांकि बहुत से लोग थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। उनको ये याद दिला दूं कि ईरान आजकल तुर्की के साथ अपनी दोस्ती काफ़ी गाढ़ी और गहरी कर रहा है और मोसाद तो ईरानी ज़मीन पर ही रहकर वो सब कुछ कर जाता है, जिसकी IRGC और ईरानी इंटेलिजेंस तक को कोई बड़ा कांड होने से पहले भनक तक नहीं लगती। न जाने कितने इससे एग्जाम्पल सामने हैं। तो मोसाद ने बड़े लोग जो हैं, ईरान के जो मौजूदा इस्लामिक निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ जो लोग ईरान में रहते हैं, जो शाह के तरफदार हैं, उनमें से लोगों को चुन रखा है, पैसे के बल पर ख़रीद रखा है और मोसाद अपना काम आसानी से करता है। हालांकि फिर कहूँ, इस खबर की ऑफिशियल तस्दीक नहीं हुई है, ब्रेक हुई थी, मैंने आपके सामने रख दी। और अब जिक्र करते हैं गज़ा और बाकी फ़लस्तीन से जुड़ी खबरों का। गज़ा में नई इस्राएली साजिश सामने आई है। येलो लाइन से आगे घुसपैठ की जा रही है। 3 दिन से ब्लॉक्स खिसकाकर नए इलाके कब्जे में लिए जा रहे हैं। ये वही येलो लाइन है जिसके इस तरफ IDF कंट्रोल रखता है और दूसरी तरफ गज़ा के लोगों या हमास का कंट्रोल है। इसराइल की फ़ौज ने एक बार फिर सीज़ फायर की रोज़ाना की खिलाफ वर्जी जारी रखते हुए गज़ा के अंदर येलो लाइन से आगे वेस्ट की तरफ नई घुसपैठ शुरू कर दी है। साथ में एयर स्ट्राइक्स और ज़बरदस्ती डिस्प्लेसमेंट भी जारी है। अल अरबी अल जदीद की खबर के मुताबिक पिछले 3 दिनों में इसराइली फोर्सेज ने उन पीले रंग के कंक्रीट के ब्लॉक्स को आगे बढ़ा दिया है जो येलो लाइन की मिलिट्री सरहद को दिखाते हैं, जो ये बताते हैं इधर IDF, इधर हमास का कंट्रोल। लेकिन उसने उन ब्लॉक्स को आगे शिफ्ट कर दिया है, यानी और ज़मीनें कब्जा रहा है। अब ये ब्लॉक्स गज़ा की धड़कन कहे जाने वाली सलाह अल दीन रोड के करीब पहुंच गए हैं। गज़ा सिटी के शुजाया इलाके के ईस्टर्न हिस्सों में, पूर्वी हिस्सों में इसराइल ने और भी गहरी बढ़त हासिल कर ली है। इसराइली फोर्सेस शाआफ, नज़ाज और बगदाद स्ट्रीट तक आगे बढ़ चुकी हैं। यहाँ पहले उसका कंट्रोल नहीं था, यानी वो येलो लाइन से बाहर निकलकर नए इलाके कब्जे में ले रही है इसराइली फोर्स। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौजी घरों को खाली कराने पर मजबूर कर रहे हैं और जो लोग रुकते हैं अपने घरों में उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों पर हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों, गज़ा में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और इसराइल की ये नई बढ़त आने वाले दिनों की और ज़्यादा सख्त तस्वीर सामने पेश कर रही है। यूनाइटेड नेशंस ने एक बड़ा अलार्म बजा दिया है। कहा है कि गज़ा का वजूद खतरे में है, पूरी कौम मिटने की कगार पर खड़ी है। UN ने मंगल को सख्त वार्निंग दी है कि इसराइल की तबाही ने गज़ा की पूरी इकनॉमी को चकनाचूर कर दिया है और फ़लस्तीनियों की कौमी मौजूदगी तक खतरे में डाल दी है। UN ने कहा कि हालात इतने बदतर हैं कि फ़ौरन और बड़े पैमाने पर दुनिया को दखल देना होगा, फ़ौरन और बड़े पैमाने पर, वरना गज़ा बच नहीं पाएगा, ये UN ने कहा है। गज़ा में सिर्फ इमारतें नहीं, पूरा सिस्टम ढह गया है। UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि गज़ा को दोबारा बनाने में $70 अरब से ज़्यादा लगेंगे और ये काम कई दहाइयाँ ले सकता है, कई दशक ले सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि जंग और इसराइल की पाबंदियों ने फ़लस्तीनी इकनॉमी को बेमिसाल गिरावट में धकेल दिया है। UN का कहना है कि फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, जिन चीज़ों पर ज़िंदगी खड़ी होती है, सब मिट चुका है। गज़ा को इंसानों के लिए रहने लायक जगह बनना अब खुद एक सवाल है। रिपोर्ट में लिखा है कि इसराइल की लंबी सिस्टमैटिक तबाही ने गज़ा की रिहाइश, समाज और आने वाली पीढ़ियों के जिंदा रहने पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। UN ने इसे ह्यूमन मेड एबिस, यानी इंसानों के बनाए हुए अंधे कुएं में गिरा देने के बराबर बताया है। गज़ा की तबाही पर बारिश की मार भी जारी है। बेघर लोगों के टेंट डूब गए हैं। अल मवासी कैंप में दर्जनों शेल्टर बह गए। 2 साल से ज़्यादा की इसराइली बमबारी से बर्बाद गज़ा में बारिश ने नई आफत उतार दी है। लाखों बेघर फ़लस्तीनियों के टेंट पानी में डूब गए। ज़्यादातर लोगों के पास अब न घर बचा है, न कोई पनाहगाह है, न कोई खैमा सलामत है। खान यूनिस के अल मवासी कैंप में तेज़ बारिश और हवाओं ने दर्जनों मिक्स मैच शेल्टर तबाह कर दिए। कई टेंट उड़कर दूर जा गिरे।
कई बर्फ जैसे ठंडे पानी में धंस गए। ये 10 दिनों में दूसरा बड़ा आंधी तूफान है गजा में। पिछली दफा भी हजारों पुराने फटे चीथड़े जैसे टेंट डैमेज हुए थे। हालात पहले ही बदतर थे, लोग पहले ही बहुत परेशान थे, और अब बारिश ने इन बेरहम जमीनों की जिंदगी को और भी नाकाबिले ज़र्फ बना दिया है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते गजा के लोग इस बारिश में क्या झेल रहे होंगे। ठंड, बच्चों के बिस्तर भीग जाए, माएँ रो रही हैं। ठंडे पानी में खड़े होकर लोग पानी को सींचते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर पानी आ जाता है। ड्रेनेज सिस्टम पूरा तबाह है, किस सीवर में पानी जाएगा? सोचिए, उसमें लोग सो कैसे रहे होंगे। गजा की तर्ज पर अब वेस्ट बैंक में भी इसराइल वही खेल खेल रहा है। फ़लस्तीनियों को जड़ से उखाड़ना, बस्तियों को खाली करवाना और ज़मीन पर गैर कानूनी इसराइली कब्जे को पक्का करना। कोई कहेगा कि इंटरनेशनल कानून कहाँ है, तो मैं कहूँगा कि वो इसराइल के लिए कूड़ेदान की चीज़ है। अगर उसकी जगह ईरान या सद्दाम का इराक होता तो यूएन से लेकर बिग डैडी तक सब ऐसी की तैसी कर डालते हैं। पिछले हफ्ते ही ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW की रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा किया था कि जनवरी 2025 से शुरू इसराइली ऑपरेशन ने जैनिन, नूर शम्स और तुलकर्म के महज 3 रिफ्यूजी कैंप से ही 32,000 फ़लस्तीनियों को घरों से निकाल फेंका। HRW कहता है कि 1967 के बाद वेस्ट बैंक की सबसे बड़ी जबरी बेदखली है। ये एक और नकबा है दोस्तों। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर गजा पर जारी इसराइली नस्ली सफाई की जंग के साथ ही वेस्ट बैंक में भी हालात बेकाबू हैं। अब तक 1000 से ज्यादा फ़लस्तीनी इसराइली हमलों और उग्रवादी सेटलर्स के गिरोहों की वारदातों में वेस्ट बैंक के अंदर मारे जा चुके। 1000 बहुत बड़ी तादाद है। गैर कानूनी सेटलमेंट्स में बैठे इसराइली गिरोह की वायलेंस तारीखी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। घर जलाना, बच्चों पर फायरिंग करना, खेती उजाड़ना, गांवों को खाली करवाना, सब कुछ खुलेआम जारी है। तस्वीर एकदम साफ है। वेस्ट बैंक हो या गजा, मकसद एक है, फ़लस्तीनियों को मिटाओ, उनकी ज़मीनें हथियाओ। बात ईरान की सिस्तान बलूचिस्तान में IRGC का एक बड़ा ऑपरेशन सामने आया है। 2 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास से सुसाइड वेस्ट बरामद हुई है। ईरान की IRGC ने ऐलान किया है कि सिस्तान बलूचिस्तान में एक दहशतगर्द सेल को पकड़ लिया गया है। IRGC ग्राउंड फोर्स के कुद्स बेस ने पिछली रात में बयान जारी करके बताया कि उसकी यूनिट्स ने 2 ऐसे अफराद को अरेस्ट किया जो सूबे में एक्टिव एक टेरर नेटवर्क से जुड़े थे। ये गिरफ्तारियां साउथ ईस्ट में जारी मार्शल्स ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन ड्रिल के दौरान हुई। IRGC के मुताबिक दोनों के पास से 2 एक्सप्लोसिव सुसाइड वेस्ट यानी यूं कहें कि वो जो खुदकुश जैकेट होती हैं वो बरामद की गई हैं। फिलहाल ये ऑपरेशन अभी कंटिन्यू है। ईरान में पेट्रोल महंगा हो गया है, ज्यादा इस्तेमाल करने वालों पर सीधा वार हुआ है। इस फैसले के बाद ईरान में सिविलियन बवाल होने के बड़े आसार हैं। क्यों? खबर सुनिए और समझ लीजिए। ईरान ने पेट्रोल की कीमतों में नई बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक अब वो ड्राइवर या वो कार मालिक जो महीने में 160 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पेट्रोल महंगा मिलेगा, चाहे कोई भी गाड़ी हो। ईरान में पेट्रोल दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल माना जाता है, लेकिन मुल्क की कमज़ोर होती इकनॉमी और सख्त इंटरनेशनल पाबंदियों की वजह से हुकूमत पर फ्यूल सब्सिडीज़ कम करने का भारी दबाव है। सब्सिडी कम होगी, पेट्रोल महंगा होगा। ईरानी सरकार ने कहा है कि 6 दिसंबर 2025 से पेट्रोल का तीसरा प्राइस टियर लागू होगा, यानी कम पेट्रोल इस्तेमाल करने वालों के लिए एक रेट, मीडियम यूज़ करने वालों के लिए दूसरा रेट और ज़्यादा पेट्रोल फूकने वालों के लिए सबसे महंगा रेट। पिछली बार जब ईरान में पेट्रोल महंगा हुआ था तो मुल्क में बड़े प्रोटेस्ट भड़क उठे थे, बड़े एहतजाज हुए थे। इस बार भी हुकूमत को डर है कि कहीं वही सूरत हाल, वही कहानी फिर वापस न लौट आए, फिर कहीं ईरानी आवाम ईरानी हुकाम के खिलाफ सड़कों पर ना उतर आए। अब कुछ खबरें यहाँ से। गजा की ट्रूस के जो मीडिएटर्स हैं वो इस वक्त मिस्र की दारुल हुकूमत कायरो में मौजूद हैं और गजा की सीज़फायर के सेकंड फेज़ के लिए बातचीत जारी है। इन डेलीगेशन में इजिप्ट, कतर और तुर्की के मीडिएटर्स हैं
और यूनाइटेड स्टेट्स के भी मीडिएटर बैठे हुए हैं। साथ ही ये भी बताया था हमने कल आपको कि हमास का भी डेलीगेशन जिसमें खलील अलैया थे वो भी पहुँचे थे। हालांकि ये साफ नहीं है कि अमेरिका के डेलीगेशन के साथ वो साथ बैठेंगे या नहीं। पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने इसराइल के जो एम्बेसडर है पोलैंड में उसे तलब किया है। उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया था, हिटलर के जुल्मों पर उसने लिखा था। पोलैंड में सबसे पहले जो है कुछ जुल्म वगैरह हुए थे, उसको लेकर एक लंबी चौड़ी पोस्ट की थी। पोलैंड को घेरने की कोशिश की थी तो उन्हें घेर के कहा कि ज़रा इधर आओ, बरखुरदार क्या बोल रहे थे। तो पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने उन्हें तलब कर लिया और समझाया कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, तुम्हें को वहाँ हमने बसा दिया जो तुम्हारी ज़मीन नहीं थी और अब तुम बातें करना सीख गए हमसे। खैर बढ़ते हैं आगे। सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेज यूज गन फायर टू डिस्पर्स राइवल प्रोटेस्ट इन लताकिया। लताकिया जो इलाका है बड़ी मिक्स आबादी है, अलाविद भी रहते हैं जिससे बशर अल असद आता था, सुन्नी मुसलमान भी रहते हैं। तो सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके ऊपर हवा में गोली चलाकर उन्हें इधर उधर तितर बितर करने की जो कोशिश की, क्योंकि वो लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका कहना है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसको लेकर फिर ये लोग अलाविद जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर जो हुकूमत परस्त एक ग्रुप था वो आ गया उनके सामने, वो नारेबाजी करने लगा, वो उन पर छीटाकशी करने लगा, ये इधर से छीटाकशी करने लगे, झगड़ा होने लगा। हालांकि मारपीट या खून खराबे तक बात नहीं पहुंची, लेकिन इस तक पहुंचती उससे पहले सीरियन फोर्स ने उन्हें गोली ऊपर हवा में दाग के तितर बितर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आज का शो ज़रा लंबा रहा, लेकिन ख़बरें आपको सही मिली होंगी। सबसे बेहतर कौन सी खबर लगी आपको ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चला कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। सलामत रहिए, खुश रहिए।